हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध एजुकेशन। मगध एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे शेर शाह से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं शेर शाह सूरी से, उसका शासनकाल, कैसे उसने दिल्ली पर सूरवंश की स्थापना की थी, उसका शासनकाल क्या रहा था और ये सूरवंश कब से कब तक चला था, इससे संबंधित हम लोग चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग टॉप 20 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन शेर शाह सूरी से संबंधित। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है हु कंपोज तारीख है शेरशाही। तो तारीख है शेरशाही की रचना किसने की है? तो ये एक शेर शाह सूरी से संबंधित एक क्या है, रचना है। तो बताइए उसके रचनाकार कौन है? ऑप्शंस यहाँ पे दिया गया है अबुल फजल, आमिर खुसरो, अब्बास खान, शेरवानी एंड रिजकुल्ला। तो ये तारीख है जो शेरशाही है, सबसे पहले जो शूरवंश है। कौन सा वंश? शूरवंश। एक सेकेंड, ये ज्यादा थिन हो गया। यहाँ पे जो सूरवंश आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे हुमायूं को पराजित करके शेर खां ने, शेर खां कौन है? शेर शाह सूरी। तो शेर खां ने क्या किया था? दिल्ली पर 1540 से 1555 के बीच, ये टाइम पीरियड है, सूरवंश की स्थापना की थी। कहाँ? दिल्ली पर। और खुद शेर खां 1540 से 45 तक शासन किया इस सूरवंश के तौर पे दिल्ली पर। किसने? शेर खां ने, जिसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। तो हुमायूं जो मुगल वंश का एक शासक था, तो हुमायूं को इसने क्या किया? भारत से बाहर खदेड़ दिया यहाँ पे, और उसके पश्चात यहाँ पे सूरवंश की नींव रखी थी। किसने? शेर खां ने। तो शेर खां का यहाँ पे दिल्ली पर शासनकाल आ जाता है। तो उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसे यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है मुगल वंश का। तो यहाँ पे देखिए हु कंपोज तारीख शेरशाही। शेरशाही जो तारीख शेरशाही है, इसकी रचना किसने की थी? अबुल फजल, आमिर खुसरो, अब्बास खान, शेरवानी एंड रिजकुल्ला। क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी। तो ये जो अब्बास खान शेरवानी है, ये 1580 में तारीख शेरशाही की रचना करते हैं। तो यहाँ पे अब्बास खान शेरवानी जो कौन थे? ये अकबर के अधीन थे, अकबर के अंतर्गत ये कार्य करते थे। एवं इसे सूरवंश, इसमें सूरवंश से संबंधित जानकारी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे सूरवंश के जो संस्थापक है शेर शाह, उनसे संबंधित जानकारी किसमें मिलेगी? तारीख शेरशाही में, जो किसकी रचना है? अब्बास खां शेरवानी। अब्बास खां शेरवानी किसके अधीन थे? तो वो अकबर के अधीन थे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु इज द ऑथर ऑफ वकियात मुश्ताकी। तो बताइए वकियात मुश्ताकी के लेखक कौन है? ऑप्शन है अहमद यादगार, अब्बास खान शेरवानी, आमिर खुसरो या रिजकुल्ला। तो अब बताइए ये जो वकियात मुश्ताकी है, ये भी शूरवंश से संबंधित थी, सूरवंश से संबंधित ही एक रचना है। तो बताइए इसके रचनाकार कौन है? तो ये एक फारसी किताब है। क्या है? एक फारसी किताब है, फारसी रचना है। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी रचना किसके द्वारा की गई, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शेख रिजकुल्ला। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे लिखेंगे शेख रिजकुल्ला, शेख रिजकुल्ला मुश्तकी। तो यहाँ पे लास्ट में इनके नाम में मुश्तकी लगा है, और यहाँ पे देखिए वकियत मुश्तकी, तो इन्होंने अपने नाम का जिक्र अपनी रचना में भी किया है। तो शेख रिजकुल्ला मुश्तकी जो है वो इस पुस्तक के वकियत मुश्तकी के रचनाकार है। और ये मुख्य रूप से इसमें जो जानकारी मिलती है वो मुगल पूर्व भारत, यानी मुगलों से पहले, मुगलों से पहले, ठीक है, मुगल पूर्व भारत मतलब यही हुआ, मुगलों से पूर्व जो भारत में जीवन और इसकी स्थिति थी, यानी मुगलों से पूर्व भारत में जीवन और स्थितियों, ठीक है, जीवन और स्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है। यानी मुगलों से पहले भारत में जीवन कैसे थी और वहाँ की स्थितियाँ कैसी थी, इसके बारे में वर्णन इस किताब में आपको दिखने को मिल जाएगा, जो रिजकुल्ला की रचना है। लेकिन इसमें जानकारी किससे रिलेटेड होगी? मुगल वंश पे, यहाँ पे सूरवंश की स्थापना हुई थी, तो ये सूर शासकों से संबंधित होगी। थर्ड क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंपोज्ड बाय द ऑथर ऑफ तारीख सलातीन अफगान। यानी निम्नलिखित में से किसकी रचना तारीख सलातीन अफगान के लेखक ने की थी?
ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि ये जो तारीख सलातीन अफगान है, तो यहाँ पे से किसकी रचना, जिसने तारीख सलातान की रचना की थी, वो ऑप्शन में आपको दिया गया है। अहमद यादगार, अब्बास खान सरवानी, अमीर खुसरो और रिजकुल्ला। ठीक है। तो यहाँ पे बताइए, ये जो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंपोज्ड बाय द ऑथर ऑफ तारीख सलातीन अफगाना, यानी किसकी रचना तारीख सलातीन अफगाना के लेखक ने की है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अहमद यादगार। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अहमद यादगार। तो कैसे क्या लिखेंगे, अहमद यादगार। तो इन्होंने क्या किया था, अहमद यादगार में किसकी जानकारी मिलती है इस रचना में, तो ये जितने भी अफगान सुल्तान थे, अफगान सुल्तान या फिर सम्राट बोल सकते हैं, तो भारत में अफगान सम्राटों के इतिहास के बारे में जानकारी इसी में देखने को मिलती है, जो कि ये भी मुगल युग से संबंधित है। तो यहाँ पे जितने भी अफगान शासक है, अफगान सम्राट हैं, उसकी जानकारी इसमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है अहमद यादगार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सूरवंश से संबंधित नहीं है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिलेटेड टू सूर डायनेस्टी। तो यहाँ पे अगर तीन क्वेश्चन, शुरुआती के तीन क्वेश्चन आप अच्छे से देखे हैं तो इसका आंसर आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो पहला ऑप्शन है वकीयत मुश्तकी, तारीख सलातीन अफगान, तारीख शेरशाही और हुमायूंनामा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हुमायूंनामा। तो ये सूरवंश से संबंधित नहीं है। हुमायूंनामा किससे संबंधित है, हुमायूं से संबंधित है, मुगल वंश से संबंधित है, जिसकी रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक है, किसने, गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी, गुलबदन बेगम। और ये जो बाकी शुरुआती जो तीन किताब है, जिसमें वकीयत मुस्तकी आप देख रहे हैं, तो ये किसकी रचना है, वकीयत मुस्तकी, तो रिजकुल्ला, शेख रिजकुल्ला मुस्तकी की रचना है। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट में। तो तारीख सलातीन अफगान अभी जस्ट आपको बताया गया है किसकी रचना है, अहमद यादगार। ठीक है, तो लिखेंगे अहमद यादगार। और थर्ड वाला किसकी रचना है, तो ये अब्बास खां की रचना है। ठीक है, तारीख शेर शाही किसकी रचना है, अब्बास, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये तीनों याद हो गया आपको, अब्बास खास की रचना, अहमद यादगार, और यहाँ पे रिजकुल्ला मुस्तकी की रचना आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूरी ने युद्ध के बाद शेर शाह की उपाधि धारण की थी। तो बताइए, निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग डिड सूरी एज्यूम द टाइटल ऑफ शेर शाह आफ्टर द वॉर। तो यहाँ पे किस सूरी शासक ने, ठीक है, किस सूरी शासक ने, सूरी किसको बोल रहे हैं, शेरशाह सूरी को बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शेरशाह सूरी ने किस युद्ध के बाद, यानी किस वॉर के बाद यहाँ पे शेरशाह की उपाधि धारण की थी। कौन से युद्ध के बाद की थी, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ मछीवाड़ा एंड बैटल ऑफ सरहिंद। तो कौन से युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने, जिसे शेर खां बोलते हैं मेनली, उनके बचपन का नाम फरीद खां था और उनके पिता का नाम क्या था, हसन खां था। उनके पिता की कुल 4 पत्नियां थी और कुल उनके पुत्र 8 थे हसन खां, जिसमें से उन्हीं के एक पुत्र थे हसन खां के, जिनका नाम था यहाँ पे फरीद खां, जिसे शेर खां भी कहते हैं। तो बताइए, किस युद्ध के बाद, बैटल ऑफ चौसा। चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539। किस किस के बीच, तो याद कीजिए, हुमायूं और शेर खां के बीच हुई थी। कहाँ पे, तो जो कर्मनाशा और गंगा नदी के बीच वाला क्षेत्र था, दोआब क्षेत्र, वहीं पे चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, जिसके पश्चात उसने हुमायूं को पराजित कर यहाँ पे शेर शाह की उपाधि धारण की थी। लेकिन पूर्ण रूप से कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और यहाँ से मुल्क को खदेड़ कर भगाया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेर शाह ने मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ दिया था। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वार डिड शेर शाह ड्राइव द मुगल आउट ऑफ
इंडिया, यानी भारत से मुगलों को किस युद्ध के दौरान शूर वंश के शासक शेरशाह सूरी ने बाहर खदेड़ दिया था? ऑप्शन है बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा और बैटल ऑफ सरहिंद। तो आंसर क्या होगा? बैटल ऑफ कन्नौज, जिसे बैटल ऑफ बिलग्राम भी बोलते हैं, यानी बिलग्राम का युद्ध और कन्नौज का युद्ध इसे बोलते हैं, जो 1540 में हुआ था, जिसके उपरांत मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं ने भारत पर पुनः कब्जा करके अपनी शक्ति पुनः प्राप्त की थी? ठीक है, यहाँ पे शक्ति बोल सकते हैं, नहीं यहाँ पे सत्ता बोल सकते हैं, सत्ता बोल सकते हैं, अपनी सत्ता पुनः प्राप्त की थी, शक्ति पावर आप बोल सकते हैं, क्योंकि अपना साम्राज्य, खोया हुआ साम्राज्य उसने वापस पाया था। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग वार डिड हुमायूं रीगेन हिज पावर बाय टेकिंग ओवर इंडिया अगेन? तो यहाँ पे बताना है किस युद्ध के बाद हुमायूं भारत पर पुनः अपना साम्राज्य स्थापित कर पाया था, यानी उसका खोया हुआ साम्राज्य मिल गया था, कौन से युद्ध के बाद? तो 1530 से 40 तक हुमायूं का शासनकाल था। 40 में यहाँ पे बिलग्राम के युद्ध में शूरी ने क्या किया था? हुमायूं को बाहर भगा दिया था, तो वो जाकर के पश्चिमी क्षेत्र से सिंध वाले क्षेत्र में शरण ले लिया था। और ये 40 से 1555 का दौर था, ये सूरवंश का दौर था, दिल्ली पर सूरवंश के शासक यहाँ पे शासन कर रहे थे। और इसी बीच मौका देख करके 1555 में यहाँ पे हुमायूं पुनः भारत में एंट्री लेता है, क्योंकि 1555 तक सूरवंश के शासक, जो महत्वपूर्ण शासक थे, उनका निधन हो चुका था। इसी पश्चात हुमायूं 1555 में सरहिंद के युद्ध के दौरान ये पुनः सरहिंद के युद्ध के बाद ये पुनः भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करता है और दोबारा ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो कौन सा युद्ध होगा? बैटल ऑफ सरहिंद का 1555 में ये अपना गद्दी प्राप्त कर लेता है दोबारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द्वितीय अफगान राजवंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द सेकेंड अफगान डायनेस्टी? तो जो प्रथम अफगान वंश था, कौन था? याद कीजिए, दिल्ली सल्तनत में पढ़े थे। प्रथम अफगान वंश जो था, कौन था? तो वो लोदी वंश था। लोदी वंश, जो लोदी वंश के शासक बहलोल लोदी ने इस वंश की स्थापना की थी। तो ये प्रथम अफगान वंश था। तो द्वितीय अफगान वंश कौन था? द्वितीय अफगान वंश तो वो था शेरशाह सूरी का वंश। ठीक है, कौन सा? शेरशाह सूरी का वंश, सूरवंश। तो यहाँ पे राजवंश का संस्थापक पूछ रहे हैं, तो आंसर क्या होगा? शेरशाह सूरी। ठीक है, क्योंकि सूरी वंश के संस्थापक कौन थे? शेरशाह सूरी। और इसमें पहले अफगान वंश लोधी वंश के संस्थापक तो बहलोल लोधी। तो ये सब आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हजरत आला के नाम से भी जाना जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज आल्सो नोन एज हजरत आला? निम्नलिखित शासकों में से किसे हजरत आला के नाम से जाना जाता है? बलबन को, नसीरुद्दीन क्वाचा को, रुकनुद्दीन फिरोज को या शेरशाह सूरी को? तो आंसर क्या होगा? शेरशाह सूरी। तो जब इसने बिहार पर अभियान किया था और बिहार वाले क्षेत्र को जीत लिया था, तो बिहार पर अधिकार प्राप्त करने के दौरान उसने हजरत आला की उपाधि धारण की थी, जिसके पश्चात इन्हें हजरत आला के नाम से जाना जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम वेयर डिड शेर शाह गेट हिज एजुकेशन? यानी शेर शाह ने अपने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? शेर शाह ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? सासाराम, दिल्ली, बंगाल और जौनपुर। तो सासाराम में तो शेरशाह सूरी का किला मकबरा है। दिल्ली पे वो शासन किया था। बंगाल पर उसने अपनी नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया था। एवं यहाँ पे जौनपुर है, तो जौनपुर में शेरशाह सूरी ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। और कहा जाता है कि मध्यकालीन भारत में सबसे ज़्यादा शिक्षित शासक जो थे वो कौन थे? शेरशाह सूरी। तो मध्यकालीन का सबसे शिक्षित शासक कौन थे? वो शेरशाह सूरी था, जो कि अरबी एवं फारसी और एवं गणित विशेषज्ञ थे। और ये सभी शासकों में से सबसे ज़्यादा शिक्षित थे कौन? शेरशाह सूरी। इन्होंने शिक्षा अपनी जौनपुर में प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं एक दिन मुगलों को भारत से बाहर निकाल दूंगा। शेरशाह ने ये बयान किस युद्ध के बाद दिया था? तो एक कथन है, इंग्लिश में पढ़े उसे तो क्या बोलेंगे? इफ फेट फेवर्स मी आई विल वन डे ड्राइव द मुगल आउट ऑफ इंडिया। शेर शाह गिव दिस स्टेटमेंट आफ्टर विच वॉर?
तो शेरशाह का एक कथन है कि अगर मेरे भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं एक दिन मुगलों को भारत से बाहर कर दूंगा। तो ये कथन शेरशाह सूरी ने किस युद्ध के बाद की दिया था? ऑप्शन ए चंदेरी कैंपेन, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ सूरजगढ़। कौन से युद्ध के दौरान, युद्ध के बाद दिया था? तो वो चंदेरी युद्ध है। तो जो शेरशाह सूरी था वो मुगलों की सेना में भर्ती होता है, मुगलों की सेना ज्वाइन करता है और उस समय होते हैं शासक बाबर, और वो मुगलों की जो सेना सैन्य कला है उसे सीख लेता है। उसके पश्चात बाबर की सहायता करता है चंदेरी के युद्ध में। उसे जीतने के बाद वो ऐसा बोलता है कि मुझे मौका मिला तो मैं मुगलों को भारत से बाहर कर दूंगा। तो कौन सा युद्ध के बाद बोला था? चंदेरी युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके बाद के युद्ध के दौरान शेरशाह ने कहा, मैंने मुट्ठी भर बाजरा के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था। ड्यूरिंग विच फॉलोइंग वार शेरशाह सूरी सेड दैट आई ऑलमोस्ट लॉस्ट द एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान फॉर ए हैंडफुल ऑफ मिलेट। ठीक है, तो बताइए किस युद्ध के दौरान शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए जो मेरा साम्राज्य था, बड़ा सा साम्राज्य हिंदुस्तान, उसे खो बैठता, मात्र मुट्ठी भर बाजरे के लिए। किस युद्ध के दौरान ऐसा शेरशाह ने कहा? तो ऑप्शन से बैटल ऑफ बिलग्राम, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ मारवाड़। तो बताइए किस युद्ध के दौरान ऐसा कथन कहा गया? तो वो बैटल ऑफ मारवाड़ था। तो जो मारवाड़ का युद्ध था, कौन सा युद्ध? मारवाड़ का युद्ध। मारवाड़ का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो मारवाड़ के जो शासक थे जिनका नाम था मालदेव, मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच, मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मालदेव ने अपने दो प्रमुख सेनापति, जिसका नाम था जैता और कुंपा, इसे इस युद्ध में भाग लेने को बोला था, जिसने इन दोनों ने बहुत ही वीरता पूर्वक शेरशाह सूरी से सामना किया और अंतिम समय तक ये लड़ते रहे। एक समय ऐसा आया युद्ध के दौरान कि शेरशाह को लगा कि अब वो पराजित हो जाएगा, जिसके पश्चात इन दोनों की वीरता देखकर कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरा हिंदुस्तान का साम्राज्य खो बैठता। कौन से युद्ध में? बैटल ऑफ मारवाड़। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, शेरशाह ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में नया प्रशासन लागू किया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस डिड शेरशाह सूरी इंट्रोड्यूस द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन? निम्नलिखित में से किस प्रांत में शेरशाह सूरी ने नया प्रशासन लागू किया था? तो उसका भी जो असर था वो केंद्रीय प्रशासन और फिर प्रांतीय प्रशासन, फिर सरकार में बांटा था, फिर परगना में बांटा था, फिर ग्राम में बांटा था। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों को ये डिवाइड किया था और उसी में अपना प्रशासनिक व्यवस्था चला रहा था। तो इसने नई प्रशासन व्यवस्था लाई थी। तो बताइए किस प्रांत में नया प्रशासन लागू किया था? मारवाड़, बंगाल, राजस्थान और सिंध। क्या होगा आंसर? बंगाल। ठीक है, तो ये मात्र 5 वर्षों के शासनकाल के दौरान शेरशाह सूरी ने एक नई प्रशासन, सैन्य प्रशासन इसने लागू किया था। कौन से क्षेत्र में? बंगाल में। और बंगाल के जो सरकार थे, सरकार किसे बोलते हैं? जिला को बोला जाता है। तो बंगाल को कुल 47 जिले में विभाजित किया था किसने? शेरशाह सूरी ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के सुल्तानों ने हिंदी को अर्ध आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था? द सल्तनत ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ सेमी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हिंदी? ठीक है, तो बताइए जो हिंदी को अर्ध आधिकारिक भाषा का दर्जा किस राजवंश के सुल्तानों ने दिया था? ऑप्शन है स्लेव, खिलजी, सैयद और सूर। आंसर क्या हो जाएगा? सूर डायनेस्टी। और इसी सूर ने सबसे पहले चांदी का जो सिक्का चलाया था, जिसका नाम था रुपया, जो अभी हम लोग इंडियन करेंसी के रूप में देखते हैं, तो ये सबसे पहले शेरशाह सूरी के द्वारा ही चलाया गया था रुपया। एवं तांबे के सिक्के को दाम बोलते हैं, जो शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। तो ये सूर डायनेस्टी ने ही हिंदी को अर्ध आधिकारिक भाषा बनाई। फिर अंततः ये आगे जाकर के ये राजभाषा बन जाता है, क्या? हिंदी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो शेरशाह सूरी के समय भूमि को कितने भागों में विभाजित किया गया था? इनटू हाउ मेनी पार्ट्स वाज द लैंड डिवाइडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शेरशाह सूरी? तो शेरशाह सूरी का शासनकाल कब से कब तक था? 1540 से 45। तो इस बीच इसके शासनकाल के दौरान भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। कौन कौन सा भूमि था यहाँ पे? तो सबसे पहला पोलज भूमि, दूसरा परौती भूमि जिसे परती भी बोलते हैं, और तीसरा जो था वो था बंजर भूमि।
और तीनों भूमि पर टैक्स कितना लिया जाता था? मात्र 33%। ठीक है, तो पोलज भूमि किसे बोलेंगे? जिसमें प्रतिवर्ष खेती होती हो, परौती 1 या 2 वर्षों के अंतराल पर खेती, और बंजर 5 वर्षों तक इस पे खेती नहीं की जाती। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं नेक्स्ट में। शेरशाह के शासनकाल में मुल्तान प्रांत में कर की दर क्या थी? तो बताइए, व्हाट वाज द रेट ऑफ टैक्स इन मुल्तान प्रोविंस ड्यूरिंग द शेरशाह शूरी? तो ये तो हम लोग देखे कि भूमि को 3 भागों में डिवाइड किया, उस पर कुल 33% टैक्स लेते थे शेरशाह शूरी। और यहाँ पे मुल्तान क्षेत्र में कर कितना निर्धारित किया गया था? 50%, 40, 33 या 25? आंसर क्या होगा? 25%। ठीक है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में कितना था? 33%। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है, शेरशाह के समय चांदी के सिक्के रुपए का वजन कितना होता था? व्हाट वाज द वेट ऑफ द सिल्वर कॉइन रुपी ड्यूरिंग शेरशाह शूरी? तो सबसे पहले रुपया किसके द्वारा चलाया गया था? चांदी का सिक्का जो था शेरशाह शूरी के द्वारा, एवं तांबे के सिक्के भी चलाए गए थे शेरशाह शूरी के द्वारा, जिसे दाम कह के संबोधित किया गया था। तो यहाँ पे वो कितने ग्राम का होता था, वेट पूछा गया। रुपया 180 ग्राम, 320 ग्राम, 250 ग्राम, 200 ग्राम। तो 180 ग्राम इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो तांबे का सिक्का था, जिसे दाम बोलते हैं, उसका वेट कितना था? 380 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली में दान का लंगर की स्थापना की? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर एस्टैब्लिश दान का लंगर इन दिल्ली? तो ये दान का लंगर किस शासक द्वारा दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी? तो आंसर क्या होगा? शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन इतिहासकार शेरशाह का आधुनिक जीवनी लेखक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडर्न बायोग्राफर ऑफ हिस्ट्री शेरशाह? यानी शेरशाह सूरी का जो आधुनिक जीवनी लेखक है, उसके आधुनिक जीवनी लेखक कौन है वो आपको बताना है। डॉक्टर आर पी त्रिपाठी, डॉक्टर कनुंगो, कोरोनल टोड, और यहाँ पे डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा। तो आंसर क्या होगा? डॉक्टर कनुंगो। ठीक है, ऑप्शन बी। बस एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरियन हैज कंसिडर्ड शेरशाह एज द गुरु ऑफ अकबर? निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शेरशाह को अकबर का गुरु बताया है? यानी जो शेरशाह है, शेरशाह को अकबर का गुरु बताया गया है। तो यहाँ पे शेरशाह एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में देखा जाता है। इसने कई सारे क्षेत्रों में सुधार किए, इसकी अर्थव्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें सुधार में देखी गई है, जिसका जो शेरशाह सूरी का पद्धति अकबर ने भी लागू किया था, जैसे कि प्रांतीय केंद्रीय स्तर पे प्रशासन का विभाजन। इस प्रकार से शेरशाह सूरी की पद्धति अकबर ने अपनाई थी। तो यहाँ पे उसी प्रकार बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार अकबर को, शेरशाह सूरी को अकबर का, शेरशाह को अकबर का गुरु बताया गया। ठीक है, किसने कहा है? तो यहाँ पे आंसर होगा आर.पी. त्रिपाठी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आज हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन देखे हैं, किससे? शेरशाह सूरी से। ठीक है, बाकी जो आगे के मुगल वंश के टॉपिक बनते हैं, जैसे कि जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, तो इन 3 टॉपिक को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।